बिहार में क्या हुआ? बिहार में यही हुआ कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, गरीबी, रोजगार, किसानी, किसी को आप सवाल नहीं बना पाए। और सवाल नहीं बना पाते हैं क्योंकि आपके पास नीचे का सिस्टम नहीं, कार्यकर्ता बेस नहीं है, विचार नहीं है। काडर बेस बनाइए, एक चीज हीरोइज्म खत्म करिए, चांदी के चम्मच खत्म करिए, जेएनयू के बुद्धिजीवियों पर निर्भरता खत्म करिए, और शहरी बुद्धिजीवियों के ज्ञान, आंकड़े, तार्किकता से ज्यादा जरूरी है ग्रामीण स्तर के भदेसपन को समझिए, उनकी जरूरतों को समझिए, वहां से नारे निकालिए। तब हो सकता है कि आप चुनाव चोर गद्दी छोड़ की जगह कोई दूसरा नारा निकाले होते, और आज जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रही है स्लाइड विक्ट्री, वो हो सकता है हार होती, लेकिन ऐसी नहीं होती। आशीष नंदी ने इंटरव्यू के दौरान कहा, बड़े समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति, सिनेमा और क्रिकेट, इन तीन जातियों, इन तीन सामाजिक कामों में जाति, धर्म, पैसा टूट गया है, और यह टूटने लगा था। पिछले 30 सालों में आप देखेंगे लगातार टूटता आ रहा था, लेकिन 2010 के बाद राजनीति में वापस पैसा कायम हो गया, वापस परिवार कायम हो गया, वापस जमींदारी कायम हो गई, और उसी का फल बीजेपी खा रही है। क्योंकि वो एक शब्द बोलती है, ये राजकुमार, और बात खत्म हो जाती है। इस स्वीकार्यता को, अगर राजनीति के आप नेता हैं ना, तो अगर आपको राजनीति चलानी है तो इस स्वीकार्यता को रखिए अपने पास। आप स्ट्रेटजी तैयार करिए, आप नए नेताओं को पैदा करिए। तो नए नेताओं को पैदा होने की हालत ये है कि आपका कोई सामने नेता ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप मालिक की तरह व्यवहार है। जैसे इन तीनों पार्टियों में, ये जो तीनों पार्टियां हैं, चूंकि काडर बेस पर, इसकी तुलना भाजपा से नहीं कर सकते भाई। भाजपा एक काडर बेस पार्टी है, वह नीचे से कार्यकर्ता लेके आ रही है। कौन जानता था भजन लाल शर्मा को? कौन जानता था ये यादव को, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के, मोहन यादव, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को? ये सब नीचे से आए लोग हैं। क्या ऐसी कोई भर्ती इनके यहाँ भी हो रही है? क्या ऐसे कोई नेता इनके यहाँ भी आगे आ रहे हैं? आरजेडी में कुछ प्रवक्ता तो दिखी हैं। हाँ, उन प्रवक्ताओं पर भी बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम बिहार के नुकसान पर बात कर रहे हैं तो मैं इस बात को खत्म करके यहाँ आता हूँ कि ये चांदी के चम्मच ने, चूंकि यही निर्णायक है, और इनके बाद फिर नेता नहीं है, फिर इसके बाद टेक्नोक्रेट्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये शब्द, वो ये है जो तकनीक जानते हैं, वो आंकड़ों में बात करते हैं, वो जादू की तरह बात करते हैं, और वह इन नेताओं को प्रभावित कर देते हैं। जैसे एक जमीनी नेता जादूगर की तरह बात नहीं करता है। वो कहेगा हाँ हम देखते हैं, कर रहे हैं, कोशिशें चल रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, कुछ लोग जुट रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन टेक्नोक्रेट क्या बात करता है कि साहब इस इलाके में इतने वोट हैं, ये वोट इस जाति का है, ये धर्म का है, ये समाज का है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये बच्चे हैं, इसमें इतने पलायन कर गए, इससे अगर इसकी सेटिंग हो जाए, उससे इसकी सेटिंग हो जाए तो हम यहाँ जीत जाएंगे। यह बात इन चांदी के चम्मचों को समझ में आ जाती है, और इसीलिए इनके वार रूम में हमेशा वो लोग हैं जो खुद भी नेता नहीं है। इन तीनों पार्टियों के जो वार रूम के सदस्य हैं, उनमें से एक भी नेता नहीं है। सब इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के दोस्त मित्र, दूसरी चीजें हैं, रिश्तेदार नातेदार जो। इसलिए नुकसान हो रहा है राजनीतिक तौर पर, और यह नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है, यह विपक्ष का नुकसान है। और यह नुकसान विपक्ष का होने का मतलब डेमोक्रेसी का नुकसान। यही सवाल है, हमें पार्टियों से क्या लेना देना, लेकिन डेमोक्रेसी सफर कर रही है। लोग कमजोर हो रहे हैं, जैसे जर्नलिज्म कमजोर हो रही है, चुनाव आयोग कमजोर हो रहा है, अदालतें कमजोर हो रही हैं, पुलिसिया सिस्टम कमजोर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का कमजोर हो रहा है, देश में प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, खेती बाड़ी कमज़ोर हो रही है, उसमें जो डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए वो कमज़ोर हो रहा है। सबसे बड़ी बात, जन आंदोलन ख़त्म हो रहे हैं। तो कहाँ जन आंदोलन में तो इतनी लाठी तोड़ दी जाती है कि कोई दूसरी बार आने को खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि लोग नहीं हैं जन आंदोलनों में, संघर्षों में लोग नहीं हैं। आप देखिए कि जब से बीजेपी आई है वह लगातार जातीय स्तर पर हम आंदोलनों में हैं। किसान आंदोलन जाटों का आंदोलन हो जाता है, एनआरसी आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन हो जाता है। इस देश में आंदोलन जैसी चीज़ को वह
खत्म कर रहे हैं। खतरा ये है, ये तो बीजेपी की शासन प्रणाली का भी शासन प्रणाली नहीं, ये हमारी पेशगी की भी समस्या है। वह तो सत्ता में है, जो करेंगे सो करेंगे। भाई अगर किसान आंदोलन था तो किसान आंदोलन में देश दिखना चाहिए था, वह देश हम नहीं दिखा पाए। यानी हमने वह समस्याएं नहीं उठाई जो कि बाकी देश के किसानों की थी, जो 80% की थी। उनको किसी न किसी रूप में, वो दिल्ली नहीं आ सकते थे, लेकिन वह सवाल तो था। बिहार में क्या हुआ? बिहार में यही हुआ कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, गरीबी, रोजगार, किसानी, किसी को आप सवाल नहीं बना पाए। और सवाल नहीं बना पाते हैं क्योंकि आपके पास नीचे का सिस्टम नहीं है, कार्यकर्ता बेस नहीं है, विचार नहीं है। इसको इस तरह भी तो बीजेपी कहेगी कि हमें लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लोगों के मन में हम बस गए हैं। हाँ, तो ये जो मन में बसने वाली बात है, क्योंकि देखिए ये एक डबल रिवॉर्ड जैसा है। जब आप धर्म को भी मिला लेते हैं तो उनको लगता है तो ये तो सोने पे सुहागा है। एक तो ये कि हमारी राजनीति भी और धर्म से चलती हुई राजनीति, तो भारत के लोगों के लिए ये, क्योंकि धार्मिक समाज है, तो ये बहुत बहुत बड़ा चुंबक हो जाता है कि भाई हमें तो मतलब खुदा भी मिला और विसाले सनम भी मिला, अगर आप देखें। लेकिन वहाँ तो सेकुलरिज्म है और वहाँ बात हो रही है तार्किकता की, वहाँ विज्ञान की बात हो रही। तो अगर जनता ऐसी बना दी गई हो जिसको धर्म भी चाहिए और धर्म वाली राजनीति चाहिए, तो क्या ही बचा। दोनों चीजें देखिए, न उधर इतना ज्यादा अच्छा, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं तो फिर हम जैसे लोग भी शुरू हो जाते हैं। देखिए राहुल गांधी के जनेऊ पहनने पर कोई सवाल नहीं है, वो दिखाते हैं इसलिए सवाल बनता है, वो चाहते हैं कि वो सवाल बने। हाँ, वो तो है, उसी को मैं ट्रैप कपड़े के ऊपर। हाँ, यही एक दूसरे लोगों का ट्रैप है जिसमें वो फंसते हैं। नहीं तो उनको कौन कह रहा है जनेऊ दिखाओ, उनको ये साबित ही क्यों करना पड़ता है। तो ये सेकुलर खेमा है, ये तो सेकुलर तार्किक और वैज्ञानिक ये सब बातें करेगा, उसको सुनने के लिए हमारे पास वो बुद्धि वाली जनता ही नहीं है। ऐसा अब जनता बदल गई है। नहीं, जनता यही जनता है जो आज से 10 साल पहले थी, वही जनता है जो आज भी है। सवाल ये है कि हम अपील नहीं कर पा रहे। भाई कर्नाटक की जनता सुन लेती है, हिमाचल की जनता सुन लेती है। शिक्षा का स्तर ज़्यादा है। नहीं, हिमाचल में सुन लेती है। कौन से ऐसे शिक्षा का स्तर झारखंड में हो रहा था, वहाँ तो आप विपक्ष जीत गया है। सवाल ये है कि जो हमें करना था वह हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बिहार पर, राजनीति पर फिर आते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर लोगों को संगठित करती है, उसके लिए धार्मिक कार्यक्रम करती है, उसके लिए जगह जगह पर रामायण महाभारत और फला और तरह तरह के गोष्ठियाँ कराती। ये क्या कराते हैं जरा बता दीजिए। ये क्या चिलगम चबा के देता चुमाओं पर लाएंगे वोट? किस पर लाएंगे वोट? इनके पास क्या प्रोग्राम है? कोई प्रोग्राम नहीं। तो नहीं प्रोग्राम है तो उनको दोष कैसे दे सकते हैं? नहीं, बीजेपी ने तो इतने बाबा पैदा किए हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स इनको कौन करते मना हैं। कर रहा है? इनको कौन मना कर रहा है? मैं कह तो रहा हूं कि यही टेक्नोक्रेट होने से समस्या है कि अगर आप नीचे रहते जमीन पर और उन अध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों को भ्रष्ट ना मानकर अगर आप उनके बीच ही बने रहते और उनको शुद्ध करने और उनको विचारवान करने और उन कार्यकर्ताओं को करते, तो वो कहते कि साहब देखिए इनके पास ये प्रोग्राम है, हमारे पास क्या है, और आइए हम इसके लिए कुछ करते हैं। एक तो काडर नहीं है, जो है वो कह नहीं पा रहा अपने नेता से कि हमारी जरूरत ऊपर से डिक्टेशन आ जाता है। जो ऊपर के डिक्टेशन का तरीका है, देखिए ऊपर से डिक्टेशन तब संभव है जब नीचे से गया हो। जैसे बीजेपी नीचे से ऊपर ले गई और ऊपर से डिक्टेशन दिलवाया, ये हो गया एक पार्टी के काम करने का तरीका। नीचे आपके यहाँ खाली है, कार्यकर्ता है नहीं, और ऊपर से डिक्टेशन आ जाता है। अजय, मुझे ये लगता है कि बीजेपी के पास तो बहुत तरह की एडवांटेज है इस समय। पूरा तंत्र उसके पास है, खुफिया तंत्र उसके पास है, डिजिटल तंत्र उसके पास है, उसके पास सारा डेटा है, मैनिपुलेशंस है वगैरह वगैरह। तो हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, ये वाली बात हमें मैं तो ये करना ही नहीं चाहती। मैं ये करना चाहती हूँ कि इस सब के बावजूद जो कांग्रेस कर सकती थी, जो आरजेडी कर सकती थी, जो सपा कर सकती है, वो क्यों नहीं हो रहा। मैं सिर्फ उसी पर बात कर रही हूँ, क्योंकि जो बीजेपी के एडवांटेजेस हैं, धन बल सब कुछ है उनके पास, उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक, तो मुझे ये लगता है कि जो प्रवक्ता कहाँ से आए, कोई इनके साथ जुड़े क्यों, कोई इनको इनके हवाले अपनी ज़िंदगी करे क्यों, अपना करियर पूरा। तो ये जो उम्मीद जगाने वाली बातें हैं वो वहाँ तो हैं ही नहीं ना। बिल्कुल, ये दिक्कत देखिए पॉलिसी के लेवल पर ही सारी समस्या है। अगर इन सभी जो अपने को विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं, खासकर बिहार में जब कांग्रेस या आरजेडी
अब इनके प्रवक्ताओं के रोल को देखें। जैसे आरजेडी की प्रवक्ता हैं, 2 महिला प्रवक्ता हैं, मैं उनसे परिचित हूँ, वो मुझे भी जानती हैं। उन दोनों प्रवक्ता महिलाएं अपने मुद्दे पर ठीक बोलती रही हैं, लेकिन बाद में उनको एंजॉय कराया गया। उनकी जो फितरत है, उनके बोलने के तरीके हैं, उसको एंजॉय कराया गया। क्विक स्टारडम आया। हाँ, क्विक स्टारडम सही शब्द है, वो आया। दूसरी बात ये हुई कि उसका लोगों ने इस्तेमाल किया उस स्टारडम का, और तमाम यूट्यूब चैनलों पर उनकी जो भदेसपन था, उनका जो जातिवादी टारगेट था, उनको विशेष तरह का जो बोलने का एक अंदाज था, उन सबको मीडिया तो कैश कर ले गई अपने क्लिक में जो यूट्यूबर्स थे, लेकिन इससे पार्टी का नुकसान हुआ। अब अगर आप किसी बैठे हुए प्रवक्ता से आप बहस कर रहे हैं तो बहस की एक सीमा है, उस बहस का एक तरीका है। दूसरी बात कि आपका सपोर्ट करे या विरोध करे, एक तीसरा आदमी भी उस बातचीत को देख रहा होता है, जो जज करता है, और वही जज करने वाला व्यक्ति ही बिहार का मानता है कि ये प्रवक्ता ठीक नहीं है। दूसरा, फिर मैंने वही कहा कि यह अंग्रेजी प्रेम, ठीक है, अंग्रेजी प्रेम, जेएनयू प्रेम, जेएनयू की खासियत और आंकड़ों की जानकारी, जाहिर तौर पर इन दोनों महिला प्रवक्ताओं या और भी जो प्रवक्ता हैं जेएनयू से निकले हुए, उन सबको ज्ञान का स्तर, विधि की जानकारी, समझदारी ज़्यादा होगी, लेकिन बिहार के ज़रूरी मुद्दों की, विनम्रता की, सलाहियत की यह जानकारी सालों साल में आती है। और हुआ क्या कि जो प्रवक्ता हैं, इनके चक्कर में जो पुराने दूसरे प्रवक्ता थे आरजेडी के, वो हाशिए पर चले गए, और यही सभी टीवी चैनलों की पहली पसंद बन गई, क्योंकि इनको लोग सुनने आते थे। तो इनके जरिए टीवी चैनलों को मुनाफा हुआ, इनके जरिए इनको जो मिला होगा सो मिला होगा। अपना करियर आगे बढ़ा, अगर बढ़ा होगा तो बढ़ा होगा, लेकिन करियर तो इन लोगों का आरजेडी में ही था, पता नहीं जो भी हो, लेकिन इससे पार्टी को नुकसान हुआ। ये बात अच्छी प्रवक्ता है, इससे पार्टी को क्या नुकसान? देखिए, अच्छी प्रवक्ता, मैं ये नहीं कहता बुरी प्रवक्ता है, भाषा जो है प्रवक्ता की, ओके, वह बहुत मायने रखती है। आप किसी को चिढ़ा नहीं सकते हैं। आपको जब चैनल बुलाने लगता है रिपब्लिक भारत, जिसको आप मानते हैं आपका नेता कहता है, आपके बड़े नेता कहते हैं कि भगा दो, हटाओ, आपके जो सर्वोच्च नेता हैं आरजेडी के, वो नेता जिस चैनल को नहीं देखना चाहते, सुनना चाहते, अगर वो आपको बार बार बुला रहा है, जो मतलब नुकसान कम्युनिस्ट पार्टियों ने कभी जा के चैनलों पर अपना किया, वही नुकसान आरजेडी का इस बार प्रवक्ताओं के जरिए हुआ, कराया गया, संयोग था, जो भी था, लेकिन उससे नुकसान हुआ है। इसीलिए प्रवक्ता को एक अनुभव होना, और सबसे बड़ी बात कि आप जेएनयू से गांव जाओ, थोड़ा पार्टी काडर की तरह 4-5 साल काम करो। तो चूंकि अब इनके हाथ कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, अगर मैं ये राय दे दूं और कल सीधे स्टूडियो चली गई, कल को अगर मुझसे पूछ नहीं ये प्रवक्ता मिलने पर कि भाई हम कहाँ जाएं, तुम बताओ जो कह रहे थे, तो वाकई मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लालू यादव की पार्टी को काडर बेस पार्टी बनाना होगा, परमानेंट कार्यकर्ता खड़ा करना होगा, और मुकाबला आपका बीजेपी से है, जिसने अब जीतना सीख लिया है। 2012 तक कहा जाता था कांग्रेस को जीतने आता है चुनाव, उसी तरह अब बीजेपी को चुनाव जीतने आ गया है। अब आप हल्के में नहीं लीजिए। जो आपने कहा कि उसके पास तकनीकी है, पैसा है, स्रोत हैं, संसाधन हैं, सारी एजेंसियां हैं, और वह सत्ता में है, तो इन सबके बावजूद बीजेपी आपको लेके आई ना नीचे। ये सब कुछ तो 2014 तक उनके पास भी था, कांग्रेसियों के पास भी था, लेकिन ख़त्म हुए वो। तो इस तरह की आपको रणनीति चाहिए, और वह रणनीति हमेशा नीचे से ऊपर जाएगी। आप काडर बेस बनाइए, एक चीज़ हीरोइज्म खत्म करिए, चांदी के चम्मच खत्म करिए, जेएनयू के बुद्धिजीवियों पर निर्भरता खत्म करिए, और शहरी बुद्धिजीवियों के ज्ञान, आंकड़े, तार्किकता से ज़्यादा जरूरी है ग्रामीण स्तर के भदेसपन को समझिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए, वहाँ से नारे निकालिए। तब हो सकता है कि आप चुनाव चोर गद्दी छोड़ की जगह कोई दूसरा नारा निकाले होते, और आज जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रही है स्लाइड विक्ट्री, वो हो सकता है हार होती, लेकिन ऐसी नहीं।